हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार शिक्षा बोर्ड टीआरई 4 के लिए मैथ क्लास, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जनरल मैथ बताया जाएगा। आप सभी को पता होगा जो जनरल मैथ होता है, जो पूछता है टीचर परीक्षा में टीआरई 4 या टीआरई जितना भी टीआरई हुआ है, अभी तक टीआरई 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो जनरल मैथ पूछा जाता है वो कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्ग 1 से लेकर 5 तक का, इसमें जो एग्जाम होता है तो इसमें भी मैथ पूछा जाता है, जनरल मैथ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए जितना भी और होता है, जैसे कि 6 to 8 क्लास के लिए जितना भी सब्जेक्ट होता है 6 to 8 क्लास में, उसमें भी 14 नंबर का एक जनरल सब्जेक्ट, जनरल स्टडी का सब्जेक्ट आता है, जिसमें 8 नंबर क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन रहता है, और 8 क्या रहता है, साइंस का रहता है, और 8 क्या रहता है, तो 8 हम लोग का क्या रहता है, तो करंट अफेयर रहता है। अब बाकी जो बच जाता है 16 क्वेश्चन, उसमें से क्या आता है, तो उसमें जो सोशल साइंस का पार्ट होता है उसमें से पूछा जाता है। ये 14 नंबर का रहता है। ये वर्ग 6 to 8 क्लास में जितना भी जनरल स्टडी का जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं 9-10 का, तो उसमें भी 14 नंबर का जनरल स्टडी का पेपर रहता है, जिसके जनरल स्टडी पेपर में सेम यही पैटर्न रहेगा। 8 मैथ क्वेश्चन रहेगा, 8 साइंस का रहेगा, और 8 करेंट अफेयर रहेगा। और बाकी जो 16 क्वेश्चन रहेगा वो किस में से देखने को मिलेगा, तो हम लोग को देखने को मिलेगा सोशल साइंस के पार्ट से। सोशल साइंस में सब चीज आ जाता है, इतिहास आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, और पॉलिटिक्स आ जाएगा, और इसमें से इकोनॉमिक भी आता है, लेकिन इकोनॉमिक का बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं हम लोग 11-12 का, जितना भी सब्जेक्ट आता है सारे सब्जेक्ट में 40 नंबर का जनरल स्टडी का पेपर देखने को मिलता है। इसमें भी वही पैटर्न देखने को मिलेगा, 8 मैथ, 8 साइंस और 8 करेंट अफेयर, और बाकी जो 16 बचता है वो किसका रहेगा, तो 16 रहेगा सोशल साइंस का पार्ट रहेगा। तो इस तरह से सारे जितना भी टीचर परीक्षा का एग्जाम हो रहा है, जो जितना भी बीपीएससी द्वारा लिया जा रहा है, उसमें ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि वर्ग 1 to 5 में तो मैथ रहेगा ही, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी चीज रहता है। टोटल इसमें सारा चीज यही सब रहता है 120 नंबर का। लेकिन अगर वर्ग 6 to 8, 9, 10 और 11-12 का बात करेंगे, तो 80 नंबर तो जो सब्जेक्ट का रहता है वो अपना सब्जेक्ट का रहेगा 80 नंबर। बाकी जो 40 नंबर बचता है वो जनरल स्टडी का रहता है। जनरल स्टडी का कुछ इस पैटर्न का देखने को मिलेगा सारे में, वर्ग 9, 10 और वर्ग 11-12 में। पैटर्न समझ में आ गया। तो इसमें भी आपको जनरल स्टडी का मैथ का जरूरत पड़ता है, जो सब में 8-8 नंबर का देखने को मिलता है, और 1 to 5 में तो मैथ का जरूरत पड़ता ही है। इसलिए यहाँ पर मैथ का क्लास आप लोग देखने को मिलेगा, और इस चैनल पे आपको साइंस का भी क्लास देखने को मिलेगा। 2 क्लासेस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, मैथ और साइंस का। चलिए हम लोग डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे मैथ का क्वेश्चन का, जो अभी पूछा हुआ क्वेश्चन, सबसे पहले हम वो सब सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नए नए क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का जो पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बात करते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें बात किया जा रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें x का मान निकालना है। देखिए बहुत सारा तरीका होता है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का। या तो हम क्या करें, x का मान जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही वहाँ पे रख के सिंप्लीफाई कर ले, देख ले किसके बराबर आ रहा है, उससे भी बना सकते हैं, और x का मान कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए अगर कैलकुलेट का बात करते हैं तो 1 + 27/169। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को फास्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मैथ का फास्ट तभी हो सकता है जब आप क्या करें, जब आप खूब प्रयास करेंगे तभी जाए कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए भिन्न का इसका जोड़ बनाना, नीचे में 1 ले लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा 169 ही रह जाएगा, और एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 169 आ जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। इधर है 1 + x/13। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, इसमें अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं 27 को, इसमें हम अगर ऐड करते तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 196 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 169। इसका सभी को पता होगा कि इसका रूट सभी को पता होगा कि 169 का जो रूट होता है कितना होता है, 14 होता है, और 196 का 14 होता है, 169 का 13 होता है। 14/13 हो गया, 1 + x/13। हमको x का मान निकालना है, 1 इधर प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, इधर माइनस में लेके आ जाएंगे। तो माइनस में लेके आ जाएंगे तो एक में से
यहाँ पे 14/13 में से 1 घटाना है तो सीधे 14 में से 1 घटा 13 घटा दे तो कितना 1/13 बचेगा इधर। तो ये बहुत सिंपल तरीका है और नीचे में ये 13 से 13 कट जाएगा तो हम लोग को x का मान निकल के आ गया यहाँ पे कितना हुआ। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर बीपीएससी के पैटर्न पे जाएंगे तो ये इसका आंसर जो दिया गया था मोर देन 1 दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से गलत दिया गया था। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बीपीएससी ने क्या किया था कि यहाँ पर रूट लिया गया था, यहाँ पर प्लस माइनस साइन ले लिया गया था, लेकिन रूट तो बाद में, रूट जब लेते हैं तब प्लस माइनस साइन था, पहले से ही रूट दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि x² बराबर 4 दिया हुआ है तो x को अगर इधर रूट लेते हैं तब क्या आता है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन दोनों आता है। लेकिन हम यहाँ पर रूट ले तो नहीं रहे ना, रूट पहले से ही दिया हुआ है तो हम लोग डबल साइन का यूज नहीं कर सकते। उस केस में 2 आंसर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर डबल साइन का यूज कब करते हैं, जब रूट लेते हैं तब। लेकिन रूट इसमें पहले से दिया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा और कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है। जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपना क्वेश्चन को पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है एक धातु के एक ठोस गोले के त्रिज्या, एक धातु है जो ठोस गोला है जिसके त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है। इनमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींची जा सकती है। देखो सबसे पहला चीज क्या देखना है यूनिट देखना जरूरी है। ये जो त्रिज्या दिया है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये जो व्यास दिया हुआ है मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो दोनों का यूनिट समान हमेशा कर लेना है क्वेश्चन बनाते टाइम, नहीं तो इसी कारण बहुत सारे मिस्टेक देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो आंसर जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है। इसीलिए ट्राई करेंगे सारे यूनिट को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे आसान बनाने के लिए। बात क्लियर है? अब समझते हैं। एक ठोस गोला है, पहले कैसा आकृति है, इसका गोलाकार आकृति है, बाद में इसका क्या बनाया गया, तार बनाया गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तार का जो आकृति होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है। तार की आकृति कैसा होता है, बेलन के आकृति के होता है तार की आकृति। तार कुछ इस प्रकार का होता है, गोलाकार होता है, तो ये बेलन के आकृति का तार होता है। इतना बात ध्यान में रखना है। और अगर हम लोग बात करते हैं गोले, जब एक चीजों से दूसरा आकृति, जब एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है। जब एक आकृति से, यहाँ पर ठोस गोला था, पहले गोलाकार आकृति था और बाद में क्या बेलनाकार आकृति बनाया गया है, तो इसमें क्या परिवर्तन नहीं होता। जब एक चीज को दूसरे आकृति में बदला जाता है तो उसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपल यही याद रखना है कि गोले का जो आयतन होगा, गोले का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा तार के आयतन के। तार कैसा है, बेलनाकार है, तार का आयतन के ये बराबर हो। बात क्लियर है? मतलब जो तार का जो वायर है, वायर का जो वॉल्यूम होगा वो गोले के वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि गोले का जो आयतन होता है वो फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। तो कितना होता है, 4/3πr3। गोले का जो त्रिज्या होता है वो r होता है। और तार कैसा है, बेलनाकार है, बेलनाकार का आयतन क्या होता है, तब πr। अब देखो दोनों का त्रिज्या समान नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल r यूज किए तो यहाँ पर क्या कर लो, कैपिटल R यूज कर लो। और इसके लंबाई का बात किया जाए तो लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, तार को ऐसे लिखेंगे तो लंबाई होगा और खड़ा रखेंगे तो क्या होगा, ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ पर लंबाई को हम L ही मान लेते हैं या H भी मान सकते हैं, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो ये बेलन का आयतन का फार्मूला हो गया, ये गोले का आयतन का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जो मान दिया हुआ देखो, सबसे पहले जो कटने वाला है काट हटा दो, यहाँ से पाई से पाई ये कट जाएगा, हटा दो। 4/3 यहाँ त्रिज्या का मान रखना है। और त्रिज्या कितना दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ध्यान दे थोड़ा सा, त्रिज्या किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो या तो दोनों को पहले सेंटीमीटर में ही चेंज कर ले और तब जाकर हम लोग मीटर में फिर परिवर्तन करें आंसर लाने के लिए। आप पहले ही ये मीटर में चेंज कर ले, जैसा मानो। देखो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस दिख रहा है। ऐसा करते हैं, नहीं तो सेंटीमीटर में छोड़ देते हैं तो 3 का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहाँ पर R। अब देखो इसका R कैसे निकलेगा, तार का आयतन, तार का ये गोलाकार आकृति है, इसका त्रिज्या देखो तो त्रिज्या ना देखे व्यास दिया हुआ है। अब व्यास हमेशा क्या होता है, दोगुना होता है त्रिज्या का। मतलब त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब त्रिज्या इसका 2 मिलीमीटर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दे, पहले साइड में लिख देते हैं 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज, ये मिली का मतलब होता है 10 के पावर कितना, -3 मीटर। हमको इसको सेंटीमीटर में
हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से जब इसको गुना करेंगे, और 2 के पावर माइनस 3 का मतलब होता है 1 बटे कितना, 1 पर 3 जीरो, गुने 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया, 0.2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका जो त्रिज्या आया 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। हमको ये एच का मान निकालना है। अब देखो ये नीचे में 1 3 है, ऊपर में 3 का पावर 3 का मतलब 3 बार 3, तो यहाँ से क्या होगा, 2 को 3 कट जाएगा, तो 3 के पावर 2 बचेगा, 3 के पावर 2 का मान 9 होता है, और 0.2 का मतलब इसको 2 बार लिखते हैं, 0.2 गुने 0.2 गुने एच। अब क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 बचने का, इसलिए एक अंक बाद यहाँ पर, ये दशमलव के बाद एक ही अंक है ना। अब ये 2 2 हो गया, तो 2 से 4 कटेगा, 2 मरते, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को भेज देते हैं इधर, क्या देखो क्या आ जाएगा, 9 गुने 10 गुने 10। अब इसलिए कि ये दोनों का दोनों इधर भाग में था, इधर आएगा तो गुना में, तो ये टोटल जो एच का मान आया कितना आ गया, 900 आ जाएगा गुना करेंगे तो। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये जो 900 आया है किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है, लेकिन आंसर हमको किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। और किसी चीज़ को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ता है, तो ये मीटर में परिवर्तन हो जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो एच बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। तार कितना लंबाई का बनेगा, 9 मीटर लंबाई का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। इसका मान, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, पहले सुन ले, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। बस आपको कितना कम स्टेप लिखते हैं उस पर आपको नज़र डालना है, आप कितना स्टेपों से बच जाए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। और स्टेप से बचेंगे जब आप खूब क्वेश्चन बनाएंगे, तभी जाके आपको लिखने का एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो इसके आगे हम तुरंत अपने से माइंड में इतना कैलकुलेशन कर लेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन दिया हुआ है। बात करते हैं, अगर हम लोग एक फर्नीचर विक्रेता है जो 10-30 कुर्सियों को बेचने पर उसको 6 कुर्सियों का क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। सबसे पहले हानि का बात होता है, लॉस का बात होता है, तो हानि बराबर जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, सबको पता होना है, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। हानि का यही फार्मूला होता है, लॉस का यही फार्मूला होता है, ठीक। अब देखो इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, और इसी फार्मूला को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ बात क्या की जा रही है, कितने, तो विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचता है, कितना कुर्सी बेच रहा है, 30 कुर्सी का सेलिंग हो रहा है। तो 30 कुर्सी का अगर सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग करने के बाद 30 कुर्सी का सेलिंग करेगा, तो 30 कुर्सी खरीदा भी होगा। बात समझ में आ रहा है ना, 30 कुर्सी का जब सेलिंग कर रहा है तो 30 कुर्सी खरीदा भी होगा, और जो उसको हानि हो रहा है कितना, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो उसके विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे जो हानि हो रहा है 6 एसपी के बराबर हो रहा है, कितने के बराबर हो रहा है, 6 एसपी के बराबर है। तब जब जितना 30 कुर्सी खरीदेगा तभी ना 30 कुर्सी बेचेगा, तो 30 सीपी का जो मूल्य होगा वो 30 एसपी के मूल्य में से क्या होगा, माइनस होगा, तभी जाके हानि के बराबर होगा। तो ये रिलेशन समझ में सभी को आना चाहिए। हम कैसे ये लिखे अभी ध्यान दें, ये बोल क्या रहा है कि 30 कुर्सी बेच रहा है, तो जितना बेचेगा उतना खरीदेगा, अभी से जितना बेचे होगा उतना तो खरीदा होगा ना। तो अभी से 30 कुर्सी अगर 30 कुर्सी बेच रहा है मतलब 30 कुर्सी खरीदा होगा, तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया, 30 कुर्सी का सीपी और ये 30 कुर्सी का एसपी। तो बोला जा रहा है कि जो हानि हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि को रखती है। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 एसपी और सीपी का रेशियो यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर एसपी है तो इधर आएगा, 30 है तो इधर आएगा, तो प्लस में आ जाएगा, उधर माइनस में है, तो 30 एसपी हो जाएगा, और इधर यहाँ 30 सीपी है, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 36 एसपी हो जाएगा। अब बराबर क्या हो गया, 30 सीपी। हम सीपी और एसपी का रेशियो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर सीपी एसपी का रेशियो निकालिए, या पीसी सीपी और किसी का भी रेशियो निकाल सकते थे। एसपी बटे अगर सीपी लिखते हैं तो ये क्या होगा, सीपी इधर गुना में था, इधर भाग में आ गया, इधर 30 बचेगा, 36 इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में
तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। मतलब एसपी अगर 30 है तो सीपी कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, प्रतिशत हानि निकालना है। अगर प्रतिशत हानि का फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है हानि, इसका फार्मूला क्या होता है, हानि बटे क्या होता है, सीपी, हानि बटे सीपी इंटू 100 होता है। क्लियर है। अब देखो हानि कितने का हो रहा है, 6 का, तो पहले से ही पता है ये दोनों का अंतर जो होता है वही हानि होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो 36 और 30 का अंतर कितना, 6 आ जाता है, हानि कितना होगा 6 का, और सीपी कितना है 36, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 36 और गुने में क्या हो जाएगा 100। तो ये एक तरीका है, आसान तरीका है बनाने का। इसको जनरल तरीका से भी बना सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ये 6 मरते कट जाएगा। और ये 100 50 कट गया, ये 3 हो गया। तो 50/3 कितना आएगा पूर्णांक में, आप सभी को पता होना चाहिए कि 50/3 होगा वो कितना आएगा, तो ये 16 या 48 हो जाता है। तो 48, 2 बचेगा तो ऊपर में 2 आ गया, बट्टे में 3, तो यही हो गया 16.2/3। तो यही इसका प्रतिशत हानि हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। इस तरह से आपको समझ के काम करना पड़ेगा जो आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिया हुआ थे पहले थियरी 1 में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद से थोड़ा आसान क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया और आसान थोड़ा क्वेश्चन देना शुरू किया। अब बात कर लेते हैं हम लोग। ऐसा बात किया जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के गुणनफल कितना दिया है, इसको शॉर्ट तरीका से हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है हमको, ठीक, उसका गुणनफल कितना दिया, 36 दिया। यदि संख्याओं में से 45 घटा दिया जाए, जो संख्या है उसमें से 45 घटा देते हैं तो उसका अंक आपस में क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। चलिए डायरेक्ट इसको ऑप्शन बनाना, ऐसा क्वेश्चन इसलिए वो संख्या डायरेक्ट दिया हुआ है, बोला है गुणनफल कितना होगा। तो देखिए इसका गुणनफल पहले चेक किया जाए, तो 8 × 4 कितना आएगा, 8 × 4 = 32। ये ऑप्शन होगा क्या, कट गया ऐसे ही। बोला है दोनों अंकों के 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के गुणनफल 36 होना चाहिए, तो 8 × 4 = 32 हो जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 7 × 3 कितना हो गया, 7 × 3 = 21, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 4 × 9 कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, तो ये 36 हो गया। अब ऑप्शन टिक नहीं कर देना फट से, पहले पूरा कंडीशन चेक करना। ये ऑप्शन हो सकता है, अभी नहीं भी हो सकता है। बोला है इसमें से 45 घटाने पर उसके अंक आपस में बदल जाते हैं, तो इसमें से 45 घटाते हैं तो 49 में से अगर 45 घटाएंगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, मतलब 0 4 बचेगा। अब क्या हो रहा है, ये बदल रहा है, पूछ रहा है घटाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, मतलब ये घटाने के बाद 94 होना चाहिए, मतलब 9 पहले या 4 बाद, अंक पलट जा रहा है। तो ऐसा 94 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जा रहा है। मतलब 45 घटाने के बाद अंक आपस में क्या हो जाना चाहिए था, पलट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मतलब ये तीनों का तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियस है कौन सा ऑप्शन बच रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब देखा जाए इसका आंसर बेसिकली 94 होगा। कैसे, अब 94 इसको गुना करने पर कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। इसमें से 45 घटा दो, तो 45 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर 8 में से 4 जाएगा 4। अब देखो 94 लिए तो इसका गुणनफल 36 हो जा रहा है, इसका अंक इसमें से 45 घटाने पर इसका अंक पलट जा रहा है, मतलब 9 की जगह 4, 4 की जगह 9 हो जा रहा है। इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 94 होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a + b + c = 0 है तो a² / ab + b² / bc + c² / ac। अब इसका आंसर बोला गया है निकालने का। इसका लिए एक फार्मूला को याद रखना पहले जरूरी है। सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं हम कि नीचे का जो LCM है उसको निकालेंगे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, a² / bc + b² / ca + c² / ab। अगर नीचे का LCM का बात करेंगे, नीचे का LCM अगर निकालते हैं, नीचे का LCM हमेशा इसका जो आएगा ये तीनों के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। LCM निकालने आपको आना चाहिए। LCM मतलब होता है जो तीनों में क्या हो,
हाईएस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग चुनते हैं। तो देखो ये तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ए बी सी होगा। इसमें ये भी आ जाएगा, इसमें ए भी आ जाएगा, इसका ए भी मल्टीपल आ जाएगा, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका ए बी सी होगा। इसमें बी सी से बी सी कट जाएगा तो यहाँ से ए बचेगा, तो ए में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए की हो जाएगा। जैसे ए सी ए कट जाएगा तो बी बचेगा, तो बी में बी स्क्वायर से गुना होगा बी की हो जाएगा। ऐसे ए बी कट जाएगा तो यहाँ पर सी की हो जाएगा। अब आते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला होता है 3ab। क्या होता है, जब a प्लस बी बराबर 0 होता है तो यहाँ पर याद रखिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला होता है 3abc। क्या होता है, 3abc होता है। ये कंडीशन याद रखना है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है, तब यहाँ से क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3abc, अब बच्चे में बट्टे में हो गया abc। ये abc कट गया तो इसका आंसर कितना निकल गया, 3 निकल के आ गया। तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था और इसका आंसर कर देना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ही x का मान पूछा है इसका हल निकाल के डायरेक्ट ऑप्शन रख के हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। क्या करें, डायरेक्ट ऑप्शन रख के चेक कर ले कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है। इसलिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये लंबा जाने वाला है, सॉल्व करेंगे तो अभी से कि ये लंबा जाने वाला है और लंबा इसका सोल्यूशन भी निकल के आने वाला है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम इसका क्या करें, ऑप्शन रख के चेक कर ले कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले -1/2 दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट चलना पड़ेगा। यहाँ x की जगह -1/2 रखेंगे, पहले ऑप्शन -1/2 रखते हैं ऑप्शन ए के लिए, ठीक लिख देते हैं यहाँ पे। तो -1/2 रखते हैं तो -1/2 प्लस 1/2, इस पर पावर क्या बचेगा 1/2। यहाँ -1/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में प्लस 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 10। आ रहा है कि नहीं चेक करना है। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है कि इसका रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसका 1/2, इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका पावर 3/2। अब देखो नीचे वाला 2 से ये पावर गुना होता है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा और 2 के पावर 3 का मान मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये देख सकते हैं 10 के बराबर हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना ही पर रुक नहीं जाना है, इसलिए कि इसमें एक से ज़्यादा भी आंसर दिया है, मोर देन एबव भी आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1/2 रख के भी चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए आएंगे तो 4 के पावर, जब यहाँ पर x की जगह ध्यान दें 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 प्लस 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर देखें 4 के पावर, यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर घट के क्या हो जाएगा 1 में से 1/2। देखिए यही वाला आ गया, ये इधर लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है, मतलब इसका भी योगफल क्या होगा 10 के बराबर आ जाएगा। इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हम अभी क्या बोले कि यही वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला इधर आ गया, इसमें ये वाला इधर आ गया, जोड़ेंगे तो वही पार्ट आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। 0 रख के भी चेक कर सकते लेकिन 0 पर आएगा नहीं। यहाँ पर ऐसे ही चेक कर लेते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, यहाँ पर 4 बचेगा। x की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो एक में 0 जगह 4, तो यहाँ पर भी 4 बचेगा। 4 4 कितना आएगा 8 आएगा, ये 10 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, जो दिया हुआ है कि एक बहुपद है या पॉलिनोमियल इसको बोले, बहुपद की g ऑफ x से विभाजित करने पर, इसको किससे भाग किया जा रहा है g ऑफ x से भाग करने पर भागफल और शेषफल दिया हुआ है, क्या बच रहा है। तो देखो एक रिलेशन होता है जिसको आपको समझ रखना जरूरी है। एक संबंध को आप लोग जाने, संबंध क्या होता है उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब सबसे पहले किसको क्या बोलते हैं देखिए, एक होता है भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसको भाग करते हैं वो भाज्य होता है, और जो यहाँ पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, और जो यहाँ पर नीचे बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। क्लियर है।
ये शेषफल कहलाता है। अब संबंध क्या होता है कि ये दोनों को गुणा करके अगर शेषफल को जोड़ते हैं तो भाज्य के बराबर आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स से भाग दे रहे हैं, भाग किससे कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स से विभाजित करने पर, तो भाग जिससे करते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। अब भाज्य मतलब इसको भाग दे रहे हैं, मतलब भाज्य का मान यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक। और ये भाजक जिसे भाग कर रहे हैं, तो भाग किससे कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स से, तो जी ऑफ एक्स हो गया। भागफल, तो भागफल कौन है, ये वाला है, यहाँ पर भागफल दिखा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस में शेषफल है, शेषफल कौन है, तो शेषफल है माइनस 2x प्लस 4 है। सबसे पहले हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स का मान निकालना है, तो ये जो प्लस में है इसको इधर लेके आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस में 2x है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ये प्लस में 4 है तो इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ बचेगा जी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस एक्स प्लस 2x बन के क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो माइनस 2 बचेगा इंटू जी ऑफ एक्स। इसको आप जितना भी मन में थोड़ा सा बनाकर जितना फास्ट काम कर सकते हैं, हमको जी ऑफ एक्स का मान निकालना है, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तब सिंपल जो जी ऑफ एक्स आएगा बस, अब इतना ही पर आपका काम कंप्लीट हो जाने वाला है। अब कैसे, ध्यान दें, हमको सिर्फ बताना है कि ये जी ऑफ एक्स कितना आएगा, ठीक। मतलब इसको इससे भाग करने पर ये जी ऑफ एक्स का मान कितना आएगा, या तो आप कहीं पर भाग कीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये था कि ऑप्शन में से यहाँ पर जी ऑफ एक्स रखे और रख कर इसके साथ गुना कर ले और मैच कर ले। अब देखो एक और तरीका है ऑप्शन चेक करने का। अब देखो जब यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखते, जब यहाँ पर जी ऑफ एक्स का मान लिखते, तो अगर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला पद को रखते तो अधिकतम इसका पावर कितना आता है, 4 आता है। इसलिए कि इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, गुना होकर पावर कितना आता है, 4 आता है। लेकिन हमको पावर अधिकतम क्या लाना था, 3 ही लाना था। इधर कितना है पावर अधिकतम, 3। तो ये 2 वाला तो होगा ही नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, अगर हम यहाँ पर जी ऑफ एक्स वाला ये वाला ऑप्शन रखते तो इसमें अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसमें भी अधिकतम पावर 2 है। तो जिस बहुपद का घात, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, दो बहुपद का घात को गुना करते उसका घात जुड़ जाता है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन हमको घात कितना चाहिए, 3 ही चाहिए। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये पॉसिबल है। सिर्फ कौन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो इसको यहाँ पर रख के गुना करके चेक कर सकते थे। x-2 है और इसमें इससे गुना करेंगे तो ये शायद आ जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं, इसमें x-2 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ गुना करना है। तो पहले x का गुना तीनों के साथ करते हैं, चलिए गुना कर लेते हैं। तो x का गुना एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स। अब 2 का गुना माइनस 2 का गुना तीनों के साथ होगा तो यहाँ आगे माइनस साइन ध्यान देना है, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पर माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पर एक्स क्यूब बचा, 2 घात वाला कौन कौन है, ये है और ये है, जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x और प्लस x प्लस 2x तक कितना प्लस 3x हो जाएगा और माइनस में 2। देख सकते हैं यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये दोनों को गुना करने पर, इसको और इसको गुना करने पर इसके बराबर आ जा रहा है। तो यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर एक एक स्टेप करेंगे, अब यहाँ पर भाग करना आप शुरू कर देंगे, तो भाग करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो उसमें आंसर निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, समय का बर्बादी हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है और लंबा भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन के लिए आप जितना फास्ट काम कीजिएगा उतना अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन अगर देखते हैं तो बोला गया है एक खिलौना है। खिलौना का जो आकृति है उसका बनावट कैसा है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। कैसा है, शंकु के आकार का है, जो कि जिसका अगर हम लोग बात करते हैं तो शंकु का आकार है जिसमें 7 सेंटीमीटर व्यास वाले
एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। किस पर? अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तक। खिलौने की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर। खिलौने का आयतन ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते सबसे पहले बोला गया है कि अर्धगोला। अर्धगोला मतलब गोले का आधा। एक बॉल लो, बॉल को आधा काट दो तो उसको क्या हो जाता है? अर्धगोला हो जाता है। तो ये है अर्धगोला। ठीक है। अब इस अर्धगोले पर एक क्या किया जा रहा है? एक शंकु को रखा जाए। शंकु का आकृति कैसा होता है? तो कोण सब को आप लोग देखे होंगे। तो अर्धगोला पर एक शंकु रख दिया गया। अर्धगोले पर शंकु रख दिए। जो अर्धगोला है इसका व्यास दिया हुआ मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई तक। त्रिज्या हमको मतलब है, त्रिज्या से मतलब है इसका ऊंचाई दिखा देते हैं शंकु का। तो ये वाला हिस्सा को ऊंचाई कहते हैं। इस वाला को हम लोग त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या इसमें समान होगा। अर्धगोले का भी त्रिज्या और शंकु का भी त्रिज्या। तो यही त्रिज्या होगा। और त्रिज्या का मान हमेशा कितना होता है? तो व्यास का आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा, या 7/2 भी लिख सकते हैं। त्रिज्या जो निकल गया 7/2। ये पूरा खिलौने का ऊंचाई दे दिया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। ये पूरा खिलौने का ऊंचाई ऊपर से नीचे तक का दे दिया है 14 पॉइंट कितना है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 3.5 भी लिख लेते हैं। ठीक है। अब 3.5। अब देखो जो अर्धगोला होता है तो इसको भी त्रिज्या बोलते हैं। ये भी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इस लंबाई को भी त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाला भी लंबाई कितना निकल के आएगा? ये भी 3.5 ही होगा, त्रिज्या है। तो अब देखो ये पूरा ऊंचाई, तो हमको शंकु का ऊंचाई भी चाहिए आयतन निकालने के लिए, इसलिए दोनों का अलग अलग आयतन जोड़ेंगे तभी जाकर कुल आयतन निकलेगा। तो हमको ये ऊंचाई निकालने के लिए ऑब्वियस है पूरा ऊंचाई कितना है? 14.5 है। इसमें 3.5 क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और जब 3.5 घटाएंगे तो ऊंचाई, शंकु का जो ऊंचाई होगा कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो शंकु का ऊंचाई निकल के आ गया। अब आयतन का बात कर लेते हैं। दोनों का आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। अर्धगोले का आयतन का बात करेंगे तो 2/3 πr³ होता है। 2/3 πr³ होता है। इसलिए संपूर्ण गोले का आयतन कितना होता है? 4 होता है। तो उसको आधा कर दो तो 2/3 πr। शंकु का आयतन का बात करते हैं तो 1/3 πr² इंटू, दोनों का त्रिज्या सेम है इसलिए स्मॉल आर यहाँ पर लिखा है, इंटू ऊंचाई इसका हो जाता है। ठीक। सबसे पहले इसमें जो कॉमन पार्ट है 3 भी 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, एक r² भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 2 बचेगा, एक r बचेगा। दो r कॉमन हो गया, एक r बचेगा। और यहाँ पे ये सारा चीज़ कॉमन हो चुका है, सिर्फ h बच रहा है। अब सबका मान रखते हैं तो 1/3 पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है। r का मान 3.5 नहीं रख के 7/2 रखे, इसका स्क्वायर करने से। इसका स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है। डायरेक्ट थोड़ा चलते हैं, अंदर में आते 2 × r का मान 7/2 प्लस ऊंचाई सबको पता चल चुका है शंकु का कितना 11 है। ये वाला ऊंचाई गलती से नहीं रख देना है, यही बहुत लोग गलती करते हैं। ये ऊंचाई पूरा का दिया हुआ था। ठीक। तो ये 2 से 2 कट गया, जो कटने वाला है काट देते हैं। यहाँ पर भी ये 2 से 11 कटेगा और कोई दिख नहीं रहा है कटने वाला। तो अगर हम बात करते हैं इसको गुना कर देते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 11 में 7 से गुना होगा 77, नीचे में 6 इधर जो बचेगा 7 और 11। तो 7 और 11 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 हो गया। अभी भी ये कट रहा है, ये 3 से और ये 9 से। तो और 36 18 डायरेक्ट काट देना, डायरेक्टली से काट दे 36 3 बार में। ठीक। अब 77 में 3 से गुना होगा तो 7 3 21, 7 3 21 और 2 23। तो कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर में सब चीज़ दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन है सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा? तो 231 सेंटीमीटर। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, बस यह डायग्राम को समझना थोड़ा जरूरी था। डायग्राम समझ में आ जाता है तो आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दिया हुआ है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रस्सी में भाग ले। देखो दो चीज़, एक क्लब है इसमें सदस्य बहुत सारे, जितना भी सदस्य है सब ने सब किसी न किसी चीज़ में भाग लेते ही लेते हैं। ठीक है। तो कुछ सदस्य जो तंबोला में भाग लेते हैं, कुछ सदस्य जो है रम्मी में भाग लेते हैं, कुछ सदस्य किसमें? रम्मी में भाग लेते हैं। अब बताया गया है कि 320 जो है रम्मी में भाग लेते हैं और 350 जो तंबोला में भाग लेते हैं। तो और दोनों में लेने वाले, और बताया गया है कि 220 जो है दोनों में भाग ले रहे हैं। तो क्लब में कितने सदस्य है ये पूछा जा रहा है। देखिए एक फार्मूला होता है, मान लो तंबोला में भाग लेने वाले को हम T से दर्शाते हैं और रम्मी में भाग लेने वाले को R से दर्शाते हैं। ठीक है। तो फार्मूला होता है कि टोटल सदस्य का जो संख्या होता है
वो क्या होता है, ये दोनों के यूनियन के बराबर होता है। टी यूनियन आर के इसके संख्या के बराबर होता है। तो ये दोनों में, ये किसी एक में भी, मतलब ये कुल सदस्य की संख्या होता है। अब बराबर में होता है तंबोला में भाग लेने वाले की संख्या प्लस रमी में भाग लेने वाले की संख्या अब माइनस दोनों में भाग लेने वाले की संख्या। तो हम बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन से दिखाते हैं। किससे दर्शाते हैं? इंटरसेक्शन से। ये दोनों में भाग लेने वाले के, ये कुल सदस्य की संख्या को दर्शाता है। ये कुल सदस्य की संख्या को दर्शाता है। बस यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब इसकी संख्या दिया हुआ है कितना? 320। इसकी संख्या दिया हुआ है कितना? 350। और इसमें इसका संख्या दिया हुआ है 220। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान था। ये जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 3 3 6 माइनस 220। इसको घटा दिया जाए तो 0 5 4 तो 450 हो गया। तो कुल सदस्य को जो संख्या निकल के आया वो कितना निकल गया? 450। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हमेशा ट्राई करे, वर्तमान आयु पूछा है ना, हमेशा ट्राई करे ऑप्शन से बनाने का। बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक ही आदमी का बात हो रहा है। पहले ऑप्शन ए लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष, वर्तमान आयु 5 वर्ष है। एक आयु का बात हो रहा है तो 2 वर्ष पहले का आयु का बात हो रहा है, तभी 5 है। तो 2 साल पहले आयु कितना होगा? अभी से 3 होगा। 2 साल पहले कितना? अभी 5 है तो 2 साल पहले 3 होगा। बोला जाए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उसको जोड़ते हैं, इसका उल्टा करके जोड़ते हैं, मतलब 1/3 करते हैं तो कितने के बराबर आता है? व्युत्क्रम करते हैं तो अब से 2 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का, सॉरी क्या बोला है, गलती कर दी, 2 वर्ष पहले के आयु का व्युत्क्रम। तो 2 वर्ष पहले का आयु कितना हो रहा है? 2 वर्ष पहले का आयु 3 हो रहा है, उसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/3 होगा। 2 वर्ष बाद का आयु का व्युत्क्रम, 2 वर्ष बाद कितना? अभी 5 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? 7 होगा। तो इसका व्युत्क्रम करते हैं और दोनों को जोड़ने के बाद बताया जा रहा है कि 2/3 के बराबर होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि इसको जोड़कर 2/3 आएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आते हैं इस वाले पे। 7 वर्ष वर्तमान आयु है, तो 7 वर्ष वर्तमान आयु है तो इसको देखेंगे तो 7 वर्ष 2 साल पहले कितना होगा? 5 होगा। 5 का व्युत्क्रम 1/5। 2 साल बाद का बोला जा रहा है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो उसका व्युत्क्रम 1/9। इसको जोड़ने पर क्या 2/3 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं सी पे। इसमें 2 वर्ष पहले तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 का व्युत्क्रम 1/2। 2 वर्ष बाद तो कितना होगा? 6 का व्युत्क्रम 1/6। इसको जोड़ने पर क्या होगा? अब इसको चेक कर सकते हैं। एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पे कितना बार में आएगा? 3 बार में। 3 यहाँ पे जाएगा, ये 1 बार में। तो ये 4/6 आया। कट के क्या बचेगा? 2 और 3। तो ये 2/3 का क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट तरीका से आप बता सकते हैं। बस यहाँ पे ये तरीका ध्यान रखना है। वर्तमान पूछा है तो 2 वर्ष पहले का पहले निकाल है, उसका उल्टा कर ले। 2 वर्ष बाद का निकाल ले, उसका उल्टा कर ले। दोनों का योगफल दिया हुआ है 2/3, मैच करा ले। कौन सा मैच कर रहा है वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। चलिए आज का हम लोग को इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा शाम को 5 बजे। आप देख भी सकते हैं, हम सीधे यहाँ पे बता भी दिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दिए हैं। कीवर्ड 6 to 8 वाले भी देख सकते हैं, 9 10 वाले भी देख सकते हैं, 11 12 वाले भी देख सकते हैं। उन लोग का भी जनरल स्टडी का पेपर आता है जो मैथ 8 नंबर का देखने को मिलता है। और वर्ग 1 to 5 के लिए तो जरूरी है ही, मैथ इंपॉर्टेंट है। बिना मैथ का आप लोग पार भी नहीं कर सकते। ठीक, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपको टेंथ क्लास शाम को 5 बजे देखने को आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत है, डाउट है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।